लाइफ ऑफ प्रोग्राम पढ़ने से पहले हमको ये जानना होगा कि आखिर जीन प्रोकैरियोट में जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है। और दो तरह का होता है जीन एक्सप्रेशन, पहले चीज ये चीज जान लो। और दो तरह का वो कौन सा होता है, तो एक होता है आपका इंडक्शन, दूसरा होता है रिप्रेशन। ठीक है, ये दोनों होते हैं बेसिक चीज। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि आप जीन एक्सप्रेशन, ये जो वर्ड है जीन एक्सप्रेशन, इस वर्ड से क्या समझ रहे हैं कि कोई एक ऐसा जीन जो खुद को एक्सप्रेस करे या फिर उसके एक्सप्रेस मतलब उसको एक्सप्रेस करने का चांस मिले। अदरवाइज वो क्या कहते हैं, अपने को किसी भी थ्रू एनवायरमेंट के थ्रू या फिर किसी भी कहते हैं वैरायटी या फिर किसी भी कंडीशन के थ्रू अपने को एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, उसको वो बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, जीन एक्सप्रेशन तो चलिए ठीक है, बात यहाँ पे कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स। ठीक, प्रोकैरियोट्स आप अच्छे से जानते हैं, देयर आर द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो यहाँ पे हमको स्टडी किसकी करनी है, प्रोकैरियोट्स की स्टडी करनी है। ठीक है, कि प्रोकैरियोट्स में आखिर जीन एक्सप्रेशन कैसे होगा। अगर हम देर बात करें जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स की, हमें इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमको ये बेसिक चीज जानना जरूरी होगा। और हाँ, बी कंसंट्रेट हियर, in last of the class you have to arise all your questions okay related to this topic। देखो बेसिकली यहाँ पे कहता क्या है, बैक्टीरिया such as E. coli are exposed to a variety of environment to condition and have involved way of adapting to the wide range of environmental condition। बेसिकली यहाँ पे ये कहता है कि जो बैक्टीरिया है, जैसे कि हमको पता है कि जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, जो ई कोलाई है वो क्या है, ये बैक्टीरिया है। ठीक, यहाँ पे ये बताता है कि ये जो ई कोलाई बैक्टीरिया है ये अपने को बहुत ज्यादा एक्सपोज किया हुआ है, अपने को बहुत ज्यादा फैलाया हुआ है। कहाँ पे, एनवायरमेंट में, कई तरह के एनवायरमेंट है। अब आप सोचोगे किस कई तरह के कैसे हैं, तो जैसे कि हम मिल्क माइक्रोबायोलॉजी जब पढ़ रहे थे बॉटनी में, तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि जब मिल्क माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने सॉइल माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा था, मिल्क माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा था, सॉइल फर्टिलिटी पढ़ा था। तो वहां पे हमने देखा था कि जो इन्वायरमेंटल कई तरह के होते थे। जो बैक्टीरिया होते थे कुछ ऐसे होते थे जो अपने को 10 डिग्री सेल्सियस से अंदर अडॉप्ट करते थे, और कुछ होते थे जो नॉर्मल टेम्परेचर पर रखते थे, और जो कुछ होते थे बैक्टीरिया जैसे थर्मोफिलस बैक्टीरिया जो होते थे वो क्या करते थे, उनका जो टेम्परेचर होता था वो 65 टू अबव होता था। ठीक, तो इससे क्या हुआ, इससे हमको ये पता चला कि जो इन्वायरमेंट है वो वैरायटी है, मतलब काफी तरह के इन्वायरमेंट में वो अपने को क्या किए हुए हैं, फैलाए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे और क्या है, हैव इवॉल्व वेज ऑफ अडॉप्टिंग, और यहाँ तक कि वो यहाँ उनके पास ये भी एक बहुत बड़ा रेंज है, एक वाइड रेंज, मतलब एक बहुत बड़ा क्या कहते हैं उनके पास वे है अपने को इन्वायरमेंट कंडीशन को अडॉप्ट करने का। ठीक, अब जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया बैक्टीरिया वाला एग्जांपल कि उनका जो टेम्परेचर हो, कुछ होते हैं जैसे थर्मोफिलस हो गए, तो इनको क्या होगा कि इनका टेम्परेचर अलग है। तो इसका मतलब कुल यही बताना चाहते हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं जो ई कोलाई बैक्टीरिया की एग्जाम्पल दिया गया है ई कोलाई बैक्टीरिया का, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया होगा तो इसका टेम्परेचर कुछ अलग है, बाकी बैक्टीरिया के टेम्परेचर अलग है। तो उनके पास खुद की इतनी क्वालिटी होती है कि वो अपने को अपने सुटेबल टेम्परेचर के हिसाब से, सुटेबल कंडीशन के हिसाब से वो अपने को अडॉप्ट कर सके उस इन्वायरमेंट में और सर्वाइव कर सके। ठीक, ये तो पता चल गया हमको, क्योंकि हम प्रोकैरियोटिक पढ़ रहे हैं इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। ठीक, द जीन एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक सेट ऑफ डीएनए, जो जीन एक्सप्रेशन होता है, जीन एक्सप्रेशन मतलब एक्सप्रेशन वर्ड से मतलब बेसिकली यहाँ पे ये वो चल रहा है, हमको पता चल रहा है कि कोई भी चीज जो एक्सप्रेस कर रहा है, जैसे कि हमको अपनी फीलिंग अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बहुत खुश हैं तो हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, स्माइल पास करके। ठीक, यहाँ हम बहुत खुश हैं। हम सैड होते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है कि हम स्माइल नहीं कर पाते हैं। फिर हमारे जब बहुत ज्यादा हम इमोशनल हो जाते हैं तो जो हम कभी कभी इतने इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं कि खुशी में भी हम रो पड़ते हैं, तो वो क्या होता है, एक्सप्रेशन का वे हो गया। सेम उसी तरह डीएनए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक चीज का जीन का एक स्पेसिफिक सेट होता है। ठीक, उस सेट में क्या होता है कि जो जीन है वो टर्न ऑन होता है और टर्न ऑफ होता है। अब इसमें क्या हमको पता चला, टर्न ऑन और टर्न ऑफ। जैसे कि टर्न ऑन की हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू टॉकिंग अबाउट अ ग्लैंड, हम एक ग्लैंड की बात कर रहे हैं। ठीक,
हमने ग्लैंड की कैसे बात कर ली। अब फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका जो समझो आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है, तो उस समय क्या हुआ कि जो आपका एड्रेनलिन ग्लैंड है वो क्या हुआ, ऑन हो गया, टर्न ऑन हो गया है, ठीक। तो आपको एंग्रीनेस बहुत ज्यादा हो गया। अब जब आपको गुस्सा शांत हो जाएगा तो उस समय क्या हुआ कि वो जो ग्लैंड है, एड्रेनल ग्लैंड है, वो क्या हो गया, टर्न ऑफ हो गया है। सेम उसी तरह अगर हम डीएनए की बात करें, जीन की बात करें, तो कुछ जीन ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल एक हम लेके चलते हैं, समझो आपने देखा है कि समझो ये बच्चे खड़े हैं, ठीक, ये बच्चे खड़े हुए हैं, अब देख लो बच्चे। अब क्या हुआ कि दो तरह के समझो दो अलग अलग बच्चे हैं। अब क्या जरूरी है कि दोनों इन दोनों बच्चों के अंदर क्वालिटीज कैसी हो, एक ही हो? नहीं, ये जरूरी नहीं है। समझो कि एक बच्चा जो है उसके अंदर उसका जो जीन है, मतलब जीन है, वो क्या हुआ कि बहुत शांत वाला जीन है, ठीक, बहुत नॉर्मल। और एक बच्चा जो है उसका बहुत एंग्रीनेस जीन, बहुत ज्यादा एंगर होगा, मतलब उसका बिहेवियर है। तो उस समय क्या होगा कि जो जीन अपने को मतलब डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, जो अपने को डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि कोई भी चीज अगर अपने को डोमिनेट करती है, जैसे कि हमने जब मेंडल के लॉ पढ़े थे, तो हमने मेंडल के लॉ में क्या देखा था कि जो पीज होते थे, मटर के जो पेड़ होते थे, वो क्या करते थे, जो बड़े हो जाते थे वो क्या करते थे, डोमिनेट, मतलब उस समय जो उनका जो डोमिनेंसी वाला डीएनए है, जो जीन है, वो क्या होता था, टर्न ऑन रहता था, ठीक। और जो रेसेसिव होते थे, जो शॉर्ट प्लांट होते थे पी के, उस समय क्या होता था कि उनका जो मतलब टॉल वाला जो जीन है वो क्या होता था, टर्न ऑफ होता था, ठीक। और ये सब किसकी वजह से होता है, ये इन सारी चीजों के रिस्पॉन्सिबल किसके किसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो ये इन्वायरमेंट कंडीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक। इन्वायरमेंट कंडीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए होती है डियर, इसलिए क्योंकि ये कहते हैं जैसे कभी कभी क्या हुआ कि आपका अगर वातावरण बहुत अच्छा है, जैसे को फॉर एग्जाम्पल हम एक बात करते हैं, अगर मैं आपको किसी ऐसे लोग के साथ रहूँ जो बहुत एकदम साइलेंट पीस हो, एकदम साइलेंट पीस, तो आप रहते रहते क्या हो जाएगा, उस एनवायरमेंट में, उस सराउंडिंग में आप रहते रहते क्या हो जाओगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप भी साइलेंट पीस बन जाओगे, ठीक। अब मैं ऐसी जगह रख दूँ जैसे आप साइलेंट पीस हो और आपका जो मतलब पार्टनर है जिसके साथ आप रह रहे हो बड़ा एकदम फनी टाइप का है, फनी मतलब वो हर चीज को हाँ ठीक है भाई, चिल 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 चिल, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप भी कहोगे हाँ चिल, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि इसी तरह से क्या होता है कि डीएनए का भी इफेक्ट पड़ता है। तो कुल इफेक्ट मिलाकर किसमें पड़ता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन में पड़ता है, ठीक। फिर यहाँ पे और हम बात करते हैं, देयरफॉर जीन एक्सप्रेशन इज रेगुलेटेड इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंटल सिग्नल। जो जीन एक्सप्रेशन होता है, जो जीन अपने को एक्सप्रेस करता है, दिखाता है, वो किससे रेगुलेट होता है, किसके जरिए वो संचालित हो जाए, किसके जरिए वो चलाया जाता है। तो वो चलता इस वजह से है कि वो जो इन्वायरमेंट का जो सिग्नल मिलता है, जैसे कि इन्वायरमेंट का सिग्नल फॉर एग्जांपल ऐसे मिला कि अगर समझो कि एक ऐसा इन्वायरमेंट मिल गया आपको कि जैसे आप जैसे फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंस डे है आज, ठीक, आज इंडिपेंडेंस डे है, और इंडिपेंडेंस डे तो आप क्या करोगे, जब बाहर निकलोगे जहाँ पे फ्लैग पोस्टिंग होगी, नेशनल एंथम होंगे, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर कहते हैं, अगर कोई स्टोरी टेलर है, स्टोरी बता रहा है, या फिर क्या कहते हैं उनकी स्टोरी बता रहे हैं, स्टोरी के साथ साथ उनके सॉन्ग्स चल रहे हैं, तो वो क्या होगा, आपको एक क्या कहते हैं अलग आपको रेगुलेट करेगा, आप उस पर अलग रिस्पॉन्स करोगे, आपको ऑलरेडी क्या होगा, आप एनर्जेटिक हो जाओगे, ठीक, आपके अंदर एनर्जी जनरेट हो जाएगी। तो क्या होता है कि ये जो इन्वायरमेंट है ये सिग्नल देता है, ये जीन को एक्सप्रेस करने का, जीन को रेगुलेट करने का, जीन को चलाने का, ठीक। अब वही आप नॉर्मल जैसे कि इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल आप नॉर्मल बैठे हो, तो उस समय क्या होगा कि आपको जीन रेगुलेट नहीं होगा, आप एकदम कूल माइंडेड हो, ठीक है। उस समय आप ऑटोमेटिक एनर्जेटिक नहीं हो जाओगे, आप कूल रहोगे। कुछ चीजें हुई तो आपका जो इसमें इन्वायरमेंट है वो आपको क्या करेगा, शांत रहने का मौका देगा, ओके। इसीलिए कहा जाता है कि जो जीन रेगुलेट होता है, जीन एक्सप्रेशन क्या कहते हैं, ऐसे नहीं रेगुलेट होता है, ऐसे नहीं चलता है, इन्वायरमेंट सिग्नल मिलना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आर एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। अब ये जो बात करते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, तो आपको अच्छे से पता है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये हम कहाँ पढ़ चुके हैं, बीएससी सेकंड ईयर में हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि वहां पे जब एक खुद का एक टॉपिक है अलग अलग से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का, तो इसमें क्या होता है बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन में कि हमने पढ़ा है कि यहाँ पे जो है आरएनए के आरएनए और डीएनए का बड़ा रोल होता है। आरएनए से क्या होता है कि पूरा आरएनए बनता है, फिर पॉलीमरेज बनाता है। बेसिकली फॉर्मेशन क्या होता है, इन दोनों का फॉर्मेशन का होता क्या है, तो हम बात करें फॉर्मेशन की, तो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में बेसिकली फॉर्मेशन किसका होता है, प्रोटीन का होता है, ठीक।
तो यहाँ पे इसलिए बताता है ये एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। एनर्जी रिक्वायरिंग किस तरह से हुआ, क्योंकि अगर जब प्रोटीन की मात्रा, जब प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो आपकी एनर्जी लेवल भी तो ज्यादा होगी ना। जब एटीपी होता है, एटीपी फॉर्मेशन चलता है ना, यहाँ पे एटीपी बनता है, तो जब एटीपी ज्यादा बनेगा तो आपको एनर्जी मिलेगी। अब वही एटीपी का अगर लेवल लो हो जाए तो क्या आपके बॉडी में एनर्जी लेवल होगी, आप एनर्जेटिक रहोगे? नहीं। जब आप ज्यादा वर्क कर लेते हो, जब आप ज्यादा काम कर लेते हो तो उसमें क्या हो जाता है, आप थक जाते हो। तो थकते क्या हो कि आपको जो एटीपी है वो खत्म होने लगता है, मतलब एनर्जी खत्म होने लगती है। और जब आप फिर भी उस पर भी काम करो, नहीं हम और करेंगे, आप थक चुके हो लेकिन नहीं हम और करेंगे, तो क्या होता है कि उस समय जो एडीपी होती है, वो एडीपी जो है वो टूट के क्या करती है, एटीपी बनाती है। ठीक, इसी वजह से जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होते हैं, प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, जो प्रोटीन होता है वो हमको क्या करता है, एटीपी प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, और ये जो जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस है ये इन सब पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। सो दे आर टर्न ऑफ व्हेन सर्टेन प्रोडक्ट आर नॉट रिक्वायर्ड। जब कुछ प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं इसको, जैसे कि जो इसको प्रोडक्ट चाहिए होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पे प्रोडक्ट की बात कर रही है तो मैं अगर बात करूँ प्रोडक्ट से, जैसे एग्जाम्पल लेके मैं बात करूँ, जैसे कि आपको समझो कोई काम मैंने दे दिया कि आप एक काम करो, आप मैंने आपको कम से कम 100 पेज दे दिया कि आप 100 पेज बैठ के लिखो। मैंने आपको टाइम दे भी दिया कि आज के दिन ही आपको कंप्लीट करना है। अब आपके अंदर एनर्जी रहेगी तभी तो आप लिख पाओगे ना। अब मैं आपको क्या कहते हैं, आपको दे दी मैं, आप लिखने बैठ गए, मैं आपको फिर क्या करूँ, बीच बीच में हर 1 घंटे पे 2-2 घंटे पे क्या कर रही हूँ, आपको ड्राई फ्रूट्स दे रही हूँ, या फिर मैं क्या कहते हैं आपको फ्रूट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, मैं फूड दे रही हूँ आपको, तो क्या हुआ, आपके अंदर जो एनर्जी लेवल है वो क्या है, मेंटेन है, आप लिख लोगे। लेकिन मैंने एक बार आपको सुबह दे दिया फिर डायरेक्ट अब रात में दूंगी, तो उस समय क्या होगा कि वो जो सर्टेन प्रोडक्ट है, मतलब सर्टेन प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ, इसमें इस समय प्रोडक्ट क्या हुआ आपके लिए, प्रोडक्ट आपके लिए से मैं वो जो फूड है, जो डाइट है मैं जो आपको दे रही हूँ वो हुआ। जब आपको नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक आप लिखना बंद कर दोगे, आपकी जो एनर्जी लेवल है वो क्या जाएगी, टर्न ऑफ हो जाएगी। ठीक, तो सेम उसी तरह ये सब जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेट चलता है ये तब तक चलता रहता है जब तक उसको एनर्जी मिलती रहती है। जिस जिस समय इसको एनर्जी मिलना बंद हो जाती है उस समय क्या हो जाता है, इसका जो प्रोसेस है वो तू चलता रहता है बॉडी के, लेकिन पार्ट्स को वो कहते हैं कहीं ना कहीं से वो तोड़ना शुरू करता है। इस वजह से हम टायर्ड जब हो जाते हैं या फिर बहुत थक जाते हैं तो हम कुछ खा पी लेते हैं। ठीक, तो इसी वजह सेम इसी तरह किसी भी चीज को चलाने के लिए, किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, किसी भी वे में उसको कहीं ना कहीं से एनर्जी मिलनी चाहिए। अब जैसे कि जीन एक्सप्रेशन की बात चल रही है तो वहां पे इन्वायरमेंटल सोर्स सिग्नल मिलना चाहिए, और नहीं मिला तो वो टर्न ऑफ हो जाएगा, मिला तो ऑन रहेगा। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की बात चल रही है तो उसको एनर्जी चाहिए, उसको वो प्रोडक्ट चाहिए जो उसको एनर्जी दे। अगर वो प्रोडक्ट नहीं मिला, प्रोडक्ट क्या है इस समय, फूड है, फूड अगर प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक, रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ कंट्रोल ऑफ जीन। जो ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन है, मतलब जो ट्रांसक्रिप्शन लगातार जो प्रोसेस चलता है ट्रांसक्रिप्शन, इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि ये आप क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन को बहुत कंट्रोल में रखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, आपके अंदर जब बहुत एनर्जी है तो आप किसी से भी चिल्ला के बात कर लोगे, बहुत तेज आप स्पीच दे सकते हो, लगातार आप घंटे घंटे बोल सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर वही एनर्जी लेवल क्या है, डाउन है, तो आप किसी से चिल्ला के बात करोगे नहीं, आप कूल होके बात करोगे, बहुत शांत, या फिर आप क्या करोगे, बोलोगे ही नहीं। तो क्या होता है, सेम वही कह रहा है कि ट्रांसक्रिप्शन जो ट्रांसलेशन जो सॉरी जो ट्रांसक्रिप्शन है इसको चलाने के लिए जीन एक्सप्रेशन का बहुत ज्यादा ही रोल होता है। ठीक, क्योंकि ये क्या काम करता है, ये जीन को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। नाउ इंडक्शन एंड रिप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स। अब हमारे मेन टॉपिक, अभी हमने देखा कि जीन एक्सप्रेशन प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है और क्या क्या है उसके फीचर्स। अब हम क्या देखेंगे कि इंडक्शन और रिप्रेशन प्रोकैरियोट्स में क्या है। ठीक, तो बेसिकली अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन की, तो कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन आप वर्ड से ये समझो कि कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन कहने का ये मतलब है कि वो प्रोडक्ट सर वो उस चीज की बात कर रही है जो कि क्या करेगा, उस चीज को एक्सप्रेशन को किसी ना किसी तरह से बनाने का काम करेगा, एकत्रित करने का काम करेगा। ठीक, जैसे कि अगर हम किसी जीन प्रोडक्ट की बात करें, सर्टेन जीन प्रोडक्ट मतलब किसी भी हम जीन प्रोडक्ट की बात करें, अब आपको पता होना चाहिए कि कोई जीन कैसे बनता है। चाहे आप जीन लो, चाहे आप, क्योंकि जीन बोलो चाहे डीएनए बोलो कुछ भी बोलो एक ही है। तो क्या कहते हैं, अगर हम जीन की बात करते हैं तो आपको पता है कि वहां पे आरएनए होता है, फिर आपका क्या होगा, आरएनए के साथ साथ प्रोटीन्स, बस प्रोटीन से होते हैं,
प्रोटीन के साथ साथ आपके पॉलीमरेज होते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें बनी हुई होती हैं। तो कैसे बनती है, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट है, जैसे कि टीआरएनए हो गया, ट्रांसक्रिप्शन आरएनए हो गया, आरआरएनए हो गया, राइबोसोमल आरएनए हो गया, फिर राइबोसोमल प्रोटीन हो गया, आरएनए पॉलीमरेज हो गया, और कुछ अदर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्या काम करते हैं, हाउस कीपिंग। क्या का मतलब हाउस कीपिंग मतलब ये होता है कि जो वो क्या कहते हैं, जो जीन है उसको बनाए रखने का काम करते हैं, उसको देखभाल करते हैं। ठीक, ये क्या काम करते हैं, इनका फंक्शन बेसिकली क्या होता है, इनका कार्य ये होता है कि ये लगातार एक्सप्रेस करते हैं, ठीक, अपने को एक्सप्रेस करते हैं हर एक सेल में। सच जीन आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, मतलब कॉन्स्टिट्यूटिव जीन वो जीन होते हैं जो कि आपके जो जीन है, ठीक है, जो सेल का जो जीन है जो कि एक्सप्रेस करना है उसको बनाए रखने का काम करते हैं, और साथ ही साथ फिर वो क्या कहलाते हैं, जो बनाए रखने का काम करता है जीन के एक्सप्रेशन को, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। और जीन एक्सप्रेशन को बनाने के लिए हमें कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, तो जो प्रोडक्ट चाहिए होते हैं वो है टीआरएनए, आरआरएनए, राइबोसोमल प्रोटीन, आर पॉलीमरेज एंड और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट। ये क्या काम करते हैं, कीपिंग का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि हमें एक घर बनाना है, ठीक, मैं कॉमन एग्जाम्पल देके समझाना चाह रही हूँ, बात समझो जिससे आप लोग, तो समझो हमें एक घर बनाना है, ठीक है, हमने एक घर बनाना है, तो हम उसके लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा, स्वाभाविक सी बात है, हमको बालू चाहिए, हमको मिट्टी चाहिए, हमको ईटा चाहिए, हमको पानी चाहिए, ये सब चीजें हमको चाहिए, और भी एक्सेट्रा जो मटेरियल है हमको ये सब चाहिए होता है। तो सेम उसी तरह जो जीन प्रोडक्ट है उसको बनाए रखने के लिए क्या चाहिए, हमको ये सब चाहिए, टीआरएनए, आरएनए, राइबोसोमल प्रोटीन, आरएनए पॉलीमरेज और कुछ मॉलिक्यूल्स, ये क्या काम करते हैं, इसको बनाने का काम करेंगे। और क्या कहते हैं, इसको जो बनाएगा, इसको जो पूरा बना के लेके चलेगा, तो क्या होगा कि वो जो मसाले का पेस्ट बनता है वो, और जो ब्रिक्स होती है वो सब सीरियल वाइज में लगेंगी, लगातार आगे बनकर चलती रहेंगी, तो वो क्या कहलाएंगी, कॉन्स्टिट्यूट जीन। वो कॉन्स्टिट्यूट जीन क्यों कहलाएंगी, क्योंकि वो उसको बना रही है। ठीक, उसके बाद जो फिर मतलब प्लम्बर है वो आएंगे, वो उसको कहते हैं क्या करेंगे, उसको बनाने का काम करेंगे। तो प्रोडक्ट और प्लम्बर्स ये हमको चाहिए होंगे, तब जाके हमारा एक घर बनेगा। सेम उसी तरह जीन एक्सप्रेस जीन प्रोडक्ट जो कॉन्स्टिट्यूट जीन एक्सप्रेशन है उसको बनाने के लिए प्रोडक्ट हमको चाहिए, और साथ ही साथ बनाने वाला चाहिए। जो बनाने वाला कहेंगे तो उसको हम बोलेंगे ये प्लम्बर्स है। ठीक, जैसे कॉन्स्टिट्यूट जीन है। फिर अदर जीन प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस ओनली अंडर सर्टेन इन्वायरमेंटल कंडीशन। और भी बहुत सारे जो जीन प्रोडक्ट हैं, जो दूसरे जीन प्रोडक्ट हैं, वो कैसे प्रोड्यूस होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए कुछ अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन लगते हैं कि वो कुछ एक पर्टिकुलर कंडीशन में ही अपने को एक्सप्रेस कर पाएंगे, अदरवाइज वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। ठीक, अब एग्जांपल की बात करते हैं कि वो कौन से इन्वायरमेंटल कंडीशन और कौन से अदर जीन है जो अपने को पर्टिकुलर एरिया में या फिर पर्टिकुलर कंडीशन में अपने को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो हम बात करते हैं जैसे कि कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो ग्लूकोज को एज एनर्जी सोर्स के जरिए, मतलब एनर्जी सोर्स क्या हुआ कि अपने को एनर्जेटिक बनाने के लिए, अपने को ऊर्जावान बनाने के लिए, अपने को ऊर्जा सोर्स मतलब होता है स्रोत, ऊर्जा स्रोत के हिसाब से क्या करते हैं, ग्लूकोज को वो इनहेल करते हैं, वो ग्लूकोज को लेते हैं। ठीक, और जब वो ग्लूकोज को लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, वो शुगर के प्रेजेंट में लैक्टोज बनाते हैं, और वो क्या करते हैं, लैक्टोज बनाने से वो फिर अपने को ग्रो करते हैं। ठीक, फिर क्या होता है, लैक्टोज लेके, एक मिनट, लैक्टोज लेके वो अपने को ग्रो करते हैं एज अ सोल कार्बन सोर्स। एंजाइम यूटिलाइज दीज शुगर आर सिंथेसाइज। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं कि चीनी मतलब जो शुगर है उसको लिया, लेने के बाद ब्लैक एंजाइम है, तो लैक्टोज एंजाइम्स के हेल्प से वो क्या करेंगे, शुगर को अपने चेक। तो इन बैक्टीरिया का एनर्जेटिक सोर्स क्या हुआ, तो इन बैक्टीरिया का एनर्जेटिक सोर्स क्या हुआ, ग्लूकोज। और नॉर्मल क्या कहते हैं, अगर हम नॉर्मल बैक्टीरिया की बात करें तो उनका एनर्जेटिक सोर्स क्या हुआ, तो जो उनका एनर्जेटिक सोर्स हुआ तो वो क्या हुआ, उस समय उनका एनर्जेटिक सोर्स जैसे कि कोई ना कोई इन्वायरमेंट कंडीशन, आरएनए हो गया, फिर टीआरएनए हो गया, फिर आरआरएनए हो गया, आरएनए पॉलीमरेज हो गया, आरएनए प्रोटीन हो गया, और कुछ और अदर मॉलिक्यूल्स हैं, वो उनकी एनर्जेटिक सोर्स हो गया। ठीक, नाउ E. coli growing in a sole presence of lactose
सिंथेसाइजेस 3 एंजाइम। जब ई कोलाई मौजूद होता है, अब ई कोलाई बैक्टीरिया की यहाँ बात चल रही है, ठीक, क्योंकि हम बेसिकली अब स्टडी करेंगे तो ई कोलाई को स्टडी लेके चलेंगे। तो जब ई कोलाई होता है, जब प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करेगा कि लैक्टोज को कैसे सिंथेसाइज करता है, लैक्टोज को कैसे वो फॉर्मेशन करता है, किस तरह से वो बनाता है। तो बेसिकली वो 3 एंजाइम को लेकर चलता है। आप ये 3 एंजाइम जरूर याद करना, क्योंकि ये 3 एंजाइम आगे क्या कहते हैं बहुत ज्यादा यूज में आने वाले हैं। ठीक है, आपको बेस जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के अगर आपको बेस तैयार नहीं है तो बहुत ज्यादा आपके टॉपिक कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो क्या कहते हैं, कैसे अपने को कौन सी बेसिकली याद रखना कि लैक्टोज जो है वो सिंथेसाइज हमेशा होगा। आप लैक्टोज को ही आगे पढ़ोगे। ये 3 एंजाइम के बेस पे सिंथेसाइज होता है। बेस मतलब इसके आधार पे होता है। और वो कौन से 3 एंजाइम्स हैं, जैसे कि बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, फिर बीटा ग्लैक्टोसाइडेज परमिडेज, साइड परमिडेज, फिर बीटा ग्लैक्टोसाइड ट्रांसएसिलेज। ठीक है, तो पहले देखो एक चीज याद रखो, तीनों का एक चीज कॉमन है, बीटा ग्लैक्टोसाइड। ठीक, उसके बाद क्या हो गया, परमिडेज आ गया, फिर ट्रांसएसिलेट आ गया। ये बात छोड़ दो। अगर हम ये पहले वाले की बात करते हैं, जिसमें सिर्फ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है, तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली जो लैक्टोज है, ठीक है, जो लैक्टोज होता है वो क्या होता है कि वो कितने पार्ट में जब वो टूटता है तो 2 पार्ट में वो टूटता है। वो दो कौन से पार्ट है, तो पहला है ग्लूकोज बनाता है और दूसरा बनाता है ग्लैक्टोज। ठीक, जब लैक्टोज जब टूटता है बीटा ग्लैक्टोज साइड से, वो क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और ग्लैक्टोज बनाता है। अब आप एक चीज देखो ध्यान से, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कुछ बैक्टीरियाज हैं जो ग्लूकोज को लेके लैक्टोज के हेल्प से उसको तोड़ के क्या बनाते थे, एनर्जी सोर्स बनाते थे, शुगर का सोर्स बनाते थे। अब देखो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो बीटा ग्लैक्टोज है, इसको हमने जब लिया तो इसने जब ग्लूकोज को तोड़ा, ठीक, ग्लूकोज को लेके इसने तोड़ा तो इसने क्या बनाया, पहला ठीक, बीटा ग्लैक्टोज है तो यहां से आपको क्या बन गया, तो ग्लैक्टोज बन गया। और स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ग्लूकोज, क्योंकि आपको पता है कि जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज से ही होता है, तो ग्लूकोज बनाया। तो जब लैक्टोज है वो जब टूटा तो एक ग्लैक्टोज बनाया और एक ग्लूकोज बनाया। सेम यही चीज अगर हम परमिडेज पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि पंप लैक्टोज एंड बीटा ग्लैक्टोसाइड इनटू द सेल्स। ये क्या काम करता है कि ये लैक्टोज को पंप करता है। पंप मतलब क्या करता है कि उसको पुश करता है, ठीक, पुश करता है और साथ ही साथ ये बीटा ग्लैक्टोसाइड को सेल में डालता है। अब बीटा ग्लैक्टोसाइड आप देखो तो यहाँ से भी इसको उठा के लिख सकते हो। ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, चीजों को थोड़ा सा को रिलेट करो तो आपको चीजें बड़ी आसान लगने लगेगी। अगर आप सोचो कि सिर्फ आप रट लो तो ऐसा नहीं होगा। ठीक, अभी मैं इसको एक और ट्रिक बताऊंगी। उसके बाद तीसरा हम देखते हैं ट्रांस एटिलेज। ट्रांस एटिलेज में क्या होता है, यहाँ पे कोई फंक्शन ही नहीं होता, फंक्शन ही नहीं पता चलता। अब देखो हमें तो 2 मिल गया, हमें पता चल गया कि जो ट्रांस वाला है यहाँ पे हमें कोई फंक्शन नहीं पता चला, इसलिए हमारे लिए उतार दो, माइंड से इसको उतार दो। ठीक, अब हम बात करते हैं जो पहले और दूसरे की, जिसमें सिर्फ लैक्टोज है और पॉलीमरेज है, सॉरी पॉलीमरेज बोल रही हूँ, हाँ पॉलीमरेज है। यहाँ पे क्या है कि हम ये देखेंगे कि जो लैक्टोज है वो कैसे 2 पार्ट में टूटा। अब एक वर्ड देखो आप, पहले रुको, आप एक वर्ड देखो, ये जो ग्लैक्टोज देख रहे हो, तो जब ये ग्लैक्टोज है तो पहले आप क्या करना एग्जाम में, पूरा ग्लैक्टोज लिख देना। आप पहला ये लिख दोगे, फिर जो ये जी ए हटा के आप क्या कर देना कि ग्लैक ये लैक्टोज लिख देना। तो क्या हुआ कि आपको इसी वर्ड से दो मिल गया कि आपने पहले क्या लिख दिया, ग्लैक्टोज लिख दिया, फिर क्या करोगे ग्लैक्टोज लिखने के बाद लैक्टोज लिख दोगे। कठिन है, नहीं है, इसी से क्या हुआ 2 बन गया। ठीक, अब जो दूसरा वाला है, दूसरे वाले में आप क्या करोगे कि हमने अभी देखा पहले में कि ग्लैक्टोज और लैक्टोज हो गया, तो फिर से हम वही लिख देंगे लैक्टोज और बीटा ग्लैक्टोसाइड। ये इस समय क्या करेगा, इस समय ये पंप करेगा, ठीक, पंप करके 2 ठो आएंगे। और उस समय क्या हुआ कि ग्लैक्टोज लैक्टोज, और हाँ मैं तो एक चीज भूल गई, ग्लूकोज भी आता है ना,
तो उसी में समझ लेना आपको बस एक चीज कॉमन चीज लगाना कि जो ग्लूकोज है उसी से लैक्टोज बनता है, तो इसी वजह से जब लैक्टोज टूटेगा तो ग्लूकोज तो अपने आप बनेगा ही। तो इससे आप 3 चीज मिल जाएगा आपको, ग्लूकोज, लैक्टोज और ग्लैक्टोज। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या देखा, हमने बस इतना ही देखा कि ये 3 एंजाइम है। ये 3 एंजाइम क्या करते हैं कि जब ई कोलाई प्रेजेंट होता है, लैक्टोज के सिंथेसाइज करता है, लैक्टोज का मतलब बनाने का काम करता है, उससे 3 एंजाइम के जरिए उसको अलग अलग बनाने का काम करता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 3 एंजाइम आते हैं और ये अपना अपना फंक्शन करते हैं। जो तीसरा वाला एंजाइम, उसमें क्या होता है कि उसका कोई रोल, उसका फंक्शन ही नहीं पता चलता है, दूसरे का और पहले का हमको फंक्शन पता चल जाता है। ठीक, अब हम आगे की तरफ प्रोसीड करें तो आगे हम ये देखते हैं द लैक्टोज कैटाबॉलिक एंजाइम आर एक्सप्रेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। अब जो लैक्टोज कैटाबॉलिक एंजाइम होता है ये सिर्फ और सिर्फ कब अपने को एक्सप्रेस करेगा, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा एंड टर्न ऑफ इन इट्स एब्सेंट। अब स्वाभाविक सी बात है, जैसे कि अब समझिए कि मुझे आपसे मिलना है, ठीक, मैं बात करती हूँ कि मुझे आप सबसे मिलना है। अब मैं आपसे तभी मिलने आऊंगी ना जब आप वहां मौजूद होगे। अब जब वहां पर रहोगे ही नहीं तो आपके पास क्यों आऊंगी, है ना। सेम उसी तरह जो ये लैक्टोज है कैटाबोलिक एंजाइम, ये अपने को तभी एक्सप्रेस करेगा जब लैक्टोज होगा, क्योंकि ये लैक्टोज कैटाबोलिक एंजाइम है। जब लैक्टोज होगा तभी तो ये अपने को एक्सप्रेस करेगा, और जब ये नहीं रहेगा तो ये क्यों आएगा, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, ये टर्न ऑफ हो जाएगा। ठीक, जिस तरह से अगर मुझे आपसे मिलना है, आप रहोगे तभी मैं आऊंगी मिलने। समझो मैं क्या हूँ, आप क्या हो मेरे लिए, आप मेरे लिए लैक्टोज कैटाबोलिक हो। ठीक, आप प्रेजेंट रहोगे, आप रहोगे मौजूद, तभी तो मैं लैक्टोज हूँ ना, मैं आपके पास आऊंगी। अब आप जब प्रेजेंट ही नहीं रहोगे तो मैं क्यों आऊंगी। ठीक ना, अब हम बात करते हैं इंडक्शन की। अभी हमने सिर्फ ये देखा कि इंडक्शन और रिप्रेशन प्रोकैरियोट्स में कैसे होते हैं। अब हम एक एक को उठाएंगे। अब हम उठाएंगे इंडक्शन सिस्टम को। ठीक, इंडक्शन सिस्टम को उठाएंगे तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या देखेंगे कि इंडक्शन सिस्टम है क्या। द प्रोसेस बाय विच एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज टर्न ऑन। इंडक्शन मतलब होता है जब जीन अपने को, जो एक्सप्रेशन है जीन का, वो ऑन हो, वो टर्न ऑन हो। ठीक है, उस एनवायरमेंट में कुछ जो सब्सटेंस है जिस जहाँ पे वो मतलब उसको अपने को चलना है, रिस्पॉन्स करना है, अपने को बताना है, प्रदर्शित करना है, अपने को जताना है, जब वहां पे क्या होगा, इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि उस समय वो एनवायरमेंट उसको मिलेगा तभी जाके वो टर्न ऑन होगा। इंडक्शन में बेसिकली क्या बात कर रहा है कि वो टर्न ऑन होने की बात करता है। ठीक, और अगर देखो एक चीज आपको पता चल गया, इंडक्शन में टर्न ऑन होने की बात कर रहा है, तो एक चीज आप जान लो, रिप्रेशन में किसकी बात करेगा, टर्न ऑफ की। ठीक, ये चीज पता है, यही चीज जो है बहुत डाउट बना होता है, और जब ये डाउट क्लियर नहीं होता है ना, तो वही चीज हमको बहुत ज्यादा कठिन लगता है और हमको फिर आगे चल के समझ में नहीं आता। इसलिए कुछ चीजें जो पहले से ही क्लियर आप करके चल लो। इंडक्शन मतलब जैसे कि मैं आपको कही कि आप इंडक्टिव हो जाओ। इंडक्टिव मतलब होता है अपने को उग्र बनाना, उग्रवादी करना। तो आप क्या हो जाओगे, जैसे कि आप, मैं आपको कहूँगी चलो एक काम करते हैं, गेम खेलते हैं, तो जब आप गेम खेलोगे तो बड़ा एक्साइटेड रहोगे। ठीक है, मैं आपको मतलब प्रोत्साहित कर रही हूँ, चलो गेम खेलते हैं, नहीं आप कर सकते हो, यू कैन डू, आपको जरूर तैयार होगा, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। उस समय क्या होगा, मैं आपको टर्न ऑन कर रही हूँ, मैं आपको एक्टिव कर रही हूँ। ठीक है, तो आप उस समय क्या हो जाओगे, एक्टिव हो जाओगे। अब मैं ही वही आपको रिप्रेस करने लगूँ। रिप्रेस मतलब क्या होता है, रिप्रेस मतलब होता है दबाना। ठीक है, अब मैं आपको दबाने लगूँ, अरे नहीं होगा भाई, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। तो जब मैं ये बोलूंगी तो इससे क्या होगा आपका, कि जो आपका अंदर थोड़ा बहुत सोल पावर भी थी, विल पावर भी थी करने की, वो दब जाएगी, आप नहीं कर पाओगे। तो सेम उसी तरह रिप्रेशन मतलब हो जाता है चीजों को टर्न ऑफ करना, और इंडक्शन मतलब हो जाता है चीजों को टर्न ऑन करना। ठीक ना, देखो एक मिनट, देखो तो कुछ है क्या, नहीं, देखो, gene whose expression are so regulated are called inductive gene। अब वो जीन जिनका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत ज्यादा संचालित हो रहा है, जो चल रहा है लगातार, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिबल जीन। ठीक, उसको हम इंडक्टिबल जीन बोलते हैं।
एंड देयर प्रोडक्ट आर इंडक्टिबल एंजाइम। अब देखो ये चीज आपको अच्छे से पता है कि अगर कोई भी चीज है, जैसे कि प्रोटीन की मैं अगर बात करूं, तो प्रोटीन के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? प्रोटीनेज एंजाइम यूज होता है, ठीक है। किसी भी चीज को चलाने के लिए कोई ना कोई एंजाइम या फिर कोई ना कोई कैटलिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। सेम उसी तरह अगर जीन को अपने को रेगुलेट करना है, अपने को एक्सप्रेस करना है, तो जो रेगुलेट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? इंडक्टिबल जीन। वो जीन जो अपने को रेगुलेट कर रहा है उसको हम बोलेंगे इंडक्टिबल जीन। एंड वो प्रोडक्ट जो कि इस इंडक्टिबल जीन से आता है, वो उसको क्या बोलेंगे? इंडक्टिबल एंजाइम बोलेंगे, ठीक। द सब्सटेंस और मॉलिक्यूलर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडक्शन इज कॉल्ड इंड्यूसर। अब मैं आपके लिए इंड्यूसर का काम करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए इंड्यूसर का काम कैसे करूंगी? अब समझो, पहले आप मेरे लिए क्या हो? आप एक्सप्रेस कर रहे हो तो आप मेरे लिए इंडक्टिबल जीन हो। अब आप मेरे लिए इंडक्टिबल जीन कैसे हो गया? देखो, जैसे कि मैंने आपको क्या किया, इंड्यूसर हूं मैं आपकी, ठीक। इंड्यूसर कैसे हुई? मैंने आपसे कहा कि मैंने समझो एक पर्टिकुलर लोफा नाम है, जैसे मैंने कह दिया कि कोमल आप ये कर सकती हो, ठीक। आप लिखते हैं, आप अंकिता निवास, आप सब एक साथ मिलकर क्या करोगे? आप इसको कर सकते हो। तो उस समय क्या हुआ कि जब मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इसको कर सकते हो, तो मैं इससे आपसे कर रही हूँ कि आपको मैं प्रोत्साहन दे रही हूँ, ठीक। मैं आपको क्या कर रही हूँ? प्रोत्साहन दे रही हूँ, एक बात बता रही हूँ कि आप इसको कर सकते हो। तो सेम उसी तरह मैं आपकी क्या होगी? इंड्यूसर। मैं आपको इंड्यूस कर रही हूँ, ठीक। मैं आपको प्रोत्साहन दे रही हूँ। अब जो आप ये काम कर, मैं आपको बोल रही हूँ, तो इस समय क्या हो? आप मेरे लिए क्या हो? इंडिक्टेबल जीन हो। अब जब आपने इस काम को कर लिया, आपने इसको रट लिया, आपने इसको कहते हैं रट नहीं, मतलब बेसिकली इसका नोट्स बना के आपने अच्छा इसमें नंबर ला लिया, और फिर आपने अच्छा नंबर लाने के बाद आपको ये तैयार हो गया। तो जब ये आपको तैयार हो गया, तो उस समय क्या हुआ? आप इंडक्टिबल एंजाइम हो गया। जो प्रोडक्ट निकल के आया, जो आपको ये तैयार हो गया, तो ये तैयारी क्या हो गई मेरे लिए? इंडक्टिबल एंजाइम हो गई। जब मैं आपको प्रोत्साहित कर रही हूँ तो मैं आपकी इंड्यूसर हो गई। और जो आप कर रहे हो, जो आप करोगे, तो आप क्या हो इस समय? आप इस समय क्या हो? इंडिक्टेबल जीन हो। तो इंडिक्टेबल जीन बेसिकली वो जीन होता है जो एक्सप्रेस करेगा, ठीक। और जो उसको मतलब एक्सप्रेस करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, वो इंड्यूसर कहलाएगा। और जब वो एक्सप्रेस कर लेगा, इंडक्टिबल जीन अपने को एक्सप्रेस कर लेगा, तो जो रिजल्ट आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, वो क्या कहलाएगा? इंड्यूसिबल एंजाइम कहलाएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, तो आगे की हम तरफ देखेंगे। इंडक्टिबल एंजाइम जनरली टेकन पार्ट इन कैटाबॉलिक डिग्रेडेड पाथवे लाइक लैक्टोज एंड एरेगोनोज यूटिलाइजेशन। अच्छा, ये फिर से एक्सप्लेन करना है यहां से, जल्दी बोलो। इंडिक्टेबल जीन वाला को क्या एक्सप्रेस करना है? देखो, बेसिकली मैंने अभी क्या बताया कि इंडेक्ट, देखो तीन चीज आप अपने दिमाग में सिर्फ रखो, ज्यादा कुछ भी नहीं, वर्डिंग से बिल्कुल बचाओ, कहानी हमको नहीं जानना, हमको बस इतना जानना है कि जो हमारे दिमाग में घुस जाए, जो हमको समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक। तो आप एक चीज याद रखो, इंडक्टिबल लिखो, इंडक्टिबल जीन, और जीन के बाद एंजाइम, और फिर क्या लिखो? इंड्यूसर, ठीक। अब देखो, इंडक्टिबल जीन वो होता है जो अपने को एक्सप्रेस करता है, ठीक। फिर इंड्यूसर वो होता है जो उसको एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है, और जब वो एक्सप्रेस कर लेता है तो वो इंड्यूसिबल एंजाइम कहलाता है। अब देखो, स्वाभाविक सी बात समझो, मैं एक काम करती हूँ, छोटा सा डायग्राम बना के एक्सप्लेन करती हूँ। ये रहा, समझो ये बच्चा है, ठीक। ये बच्चा है। अब ये बच्चा है, तो ये क्या हुआ कि बहुत ज्यादा, एक मिनट पहले इसका थोड़ा सा मुंह बना देते हैं। ये बच्चा है, बड़ा उदास है, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कैसे करूंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, बड़ा ज्यादा उदास, इतनी ज्यादा कि रोने लग रहा है, बहुत ज्यादा उदास है ये, ठीक। अब क्या हुआ कि ये उदास ऐसे खड़ा हुआ है बच्चा, अब ये बच्चा उदास खड़ा है, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि जब ये बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हुई, मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, समझो उसके बाद इतना ज्यादा कि इसके दांत बाहर निकल आए हैं, ठीक है। इससे नहीं हो पाएगा, उदास हो गया।
अब क्या होगा कि समझो इसके पेरेंट्स आते हैं और टीचर टीचर और पेरेंट्स आते हैं। टीचर पेरेंट्स थोड़े अच्छे होने चाहिए। रुको तो ये समझो पेरेंट्स है, ये क्या है टीचर। ये आते हैं उससे बोलते हैं तुम कर सकते हो, ठीक है तुम कर सकते हो। तो उसके बाद ये किसी तरह हुआ कि हाँ हम कर सकते हैं, हाँ हम कर सकते हैं। उसके बाद मानो इसने क्या कर सकते हैं, जैसे कि एक गेम हो रहा है, ठीक है अब कबड्डी गेम चल रही है। अब कहेगा मैं कबड्डी नहीं खेल सकता, मैं कबड्डी नहीं खेल सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो वो लोग कहते हैं नहीं तुम कर सकते हो, यू आर बेस्ट प्लेयर, बेस्ट प्लेयर, बेस्ट प्लेयर। अब अगर कबड्डी खेलने जाता है, समझो से कहते हैं खेल लिया, और खेलने के बाद क्या हुआ कि जीत गया। अब इसके हाथ में प्राइज है, समझो ये प्राइज इसके हाथ में, वो भी कौन सी प्राइज, फर्स्ट प्राइज। बता रहे, रुको रुको, समझो इसके हाथ में फर्स्ट प्राइज है। अब देखो, अब ये जो बच्चा है ये जो रो रहा था, अभी तक नहीं कर पा रहा था, तो ये क्या मेरा कह रहा था, ये मेरा कहला रहा था इंड्यूसिबल जीन, ठीक। इसको जो प्रोत्साहित देने वाले आए वो क्या कहलाए मेरे लिए, सॉरी, अब वो क्या कहलाए सबके लिए, मतलब ये क्या कहलाएंगे, ये इंड्यूसर कहलाएंगे, इंड्यूसर। उसके बाद जो प्रोडक्ट निकल के आया, मतलब जो रिजल्ट आया, वो रिजल्ट क्या कहलाएगा, वो रिजल्ट कहलाएगा आपका इंड्यूसिबल एंजाइम, ठीक। ये समझ में। तो कुल मिला के ये कि जो चीज अपने को एक्सप्रेस करना चाहता है, जो अपने को एक्सप्रेस करेगा, वो इंड्यूसिबल जीन कहलाएगा। उसको एक्सप्रेस करने में जो उसकी हेल्प करेंगे वो इंड्यूसर कहलाएंगे। और जब वो अपने को एक्सप्रेस कर लेगा, रिजल्ट ऑल द बेस्ट आएगा, तो वो जो रिजल्ट आएगा, वो जो प्रोडक्ट निकल के आएगा, वो कहलाएगा इंड्यूसिबल एंजाइम, ठीक है। ये है टोटल मतलब। अब अगर आप वर्डिंग देखना चाहो तो वर्डिंग ये देखो, यहाँ पे क्या कहता है वर्डिंग पे, जीन हुज एक्सप्रेशन आर सो रेगुलेटेड कॉल, जीन वो जीन जिसका एक्सप्रेशन रेगुलेट हुई या फिर जो चले उसको क्या बोलेंगे, इंड्यूसिबल जीन बोलेंगे। एंड देयर प्रोडक्ट आर इंड्यूसिबल एंजाइम, मतलब उसका प्रोडक्ट जो निकल के आएगा बाहर वो इंड्यूसिबल एंजाइम खुलेगा। और वो चीज जो कि इंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूसर बोलेंगे, ठीक। इंड्यूसर इस समय क्या हुआ कि पेरेंट्स इंड्यूसर हो गए। फिर इंड्यूसिबल जीन मतलब जो एक्सप्रेस अपने को करेगा वो ये बच्चा हो गया, जो पहले बड़ा डिमोराइज था, बड़ा उदास था, रो रहा था। उसके बाद जब वो जीत के बाहर आया तो वो उसमें क्या कहलाया, जो रिजल्ट आया, जो प्रोडक्ट आया निकल के, उसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूसिबल एंजाइम बोलेंगे, ठीक। देखो इंड्यूसिबल एंजाइम जनरली, हाँ देखो बेसिकली मैं यहाँ क्या बता रही थी कि जो इंड्यूसिबल एंजाइम है, ठीक है, वो कहाँ पे आता है, वहां टेकन पार्ट, वो कहाँ पे अपने को मतलब बताता है, तो वो कैटाबॉलिक पाथवे पे चलता है। अब दो पाथवे होते हैं, एक होता है एनाबॉलिक, एक होता है कैटाबॉलिक। तो जो कैटाबॉलिक पाथवे होता है वो उस पाथवे मतलब कुछ इस तरह का होता है, जैसे जहाँ पे लैक्टोज होते हैं, ग्लैक्टोज होते हैं, और एरोबोनेज यूटिलाइजेशन होता है। तो बेसिकली एरोबोनेज बहुत कम यूज होगा आपका, आप जब स्टडी करोगे तो लैक्टोज ग्लूकोज ये दोनों आप जरूर याद कर लेना। अभी एक चीज देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, जब मैं आपको ये इंडक्शन और फिर क्या कहते हैं रिप्रेशन पढ़ा रही थी, जब मैंने कहा कि क्या कहते हैं जो लैक्टोज है, जब सिंथेसाइज होकर 3 एंजाइम को लेके चला था, बीटा ग्लैक्टोज वाला, तो मैंने आपको क्या कहा था कि लैक्टोज जो है और ग्लैक्टोज ये दोनों आपको जरूर पता होने चाहिए, क्योंकि आप पूरी स्टडी करोगे ना तो सिर्फ इसी को बोलोगे लैक्टोज ग्लूकोज, और यहीं पे आपको यही लैक्टोज के नाम से ही पता चलेगा लैक, यही चलेगा आगे चल के लैक ओपेरॉन बनेगा, ठीक है। देखो अब ग्राफ है, ग्राफ आपको जानना जरूरी है। अब ग्राफ देखो, ग्राफ यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे ग्राफ ये बता रहा है कि इंडक्शन जो एंजाइम है, एंजाइम ऑफ सिंथेसिस। अब आप इंडक्शन एंजाइम सिंथेसिस से बताओ जल्दी से, इंडक्शन एंजाइम क्या है, जल्दी बताओ। मैंने अभी बताया ना कि देखो इंड्यूसिबल जो है वही इंडक्शन एंजाइम है, एक चीज याद रखना। बताओ इंडक्शन एंजाइम क्या है। मैंने अभी इंडक्शन इंड्यूसिबल एक्टिव जीन बताया, इंड्यूसिबल एंजाइम बताया और इंड्यूसर बताया। फटाक से आप लोग कमेंट में लिखो कि उन तीनों का नाम क्या है, वो तीनों है क्या।
एग्जाम्पल के क्लू पे लिखो, लेकिन बताओ क्या है तीनों, ठीक है। तब तक मैं इसको बता रही हूँ। देखो इसमें बेसिकली इस ग्राफ में क्या दिखाता है, इस ग्राफ में ये बता रहा है कि ग्राफ बना हुआ है, ठीक, 0, 5, 10, 15, 15, 20, 25। ये क्या दे रहा है यहाँ पे, क्या एक्सप्रेस कर रहा है, ये अपने टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक। ऊपर वाला क्या है, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में क्या शो कर रहा है, यहाँ पे वाई एक्सिस में शो कर रहा है कि किस तरह से जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो ली जा रही, इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या शो कर रहा है, यहाँ पे टाइम बता रहा है कि कितने टाइम में कौन से एंजाइम की एक्टिविटी चल रही है। तो अगर हम बात करें लैक्टोज के एडिशन की, जब लैक्टोज की एंजाइम एक्टिविटी देखते हैं तो पहले क्या था, एकदम कंडीशन एकदम बेकार थी, 0 गया, 5 गया, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि 10, 15, 20 मतलब लगातार ये एकदम कंसिस्टेंसी बनी रही, ठीक। क्योंकि ये टर्न ऑन हो चुका है। आपको मैंने बताया था कि इंड्यूशन में क्या होता है कि टर्न ऑन होता है। जब स्टार्टिंग में हम इसकी वो क्या पढ़ रहे थे, इसकी हम इसका वो क्लू पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि इंड्यूशन जो होता है वो टर्न ऑन रहता है, और जो इंड्यूशन टर्न ऑन हो गया और रिप्रेशन क्या करता है, अपने को टर्न ऑफ करता है। क्योंकि हम किसी चीज को अगर इंड्यूशन की हम बात करें तो अपने को प्रोत्साहित करना, एक्टिव होना। जब आप बहुत एनर्जेटिक हो जाते हो, बहुत एक्टिव हो जाते हो, तो आप क्या करते हो उस समय, तो आप ये सोचते हो कि नहीं हम कर सकते हैं, आई कैन डू, और वाकई में आप कर दिखाते हो। लेकिन जब आप बहुत उदास रहते हो, डिमोराइज होते हो, आपको पता रहता है कि आप कैसे करना है, लेकिन आप नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा उदास हो, आप रिप्रेस हो चुके होते हो, ठीक है। तो इसी वजह से जब आप रिप्रेस हो जाते हो, अपनी चीजों, अपनी फीलिंग का एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो उस समय क्या होता है कि आपके जो एक्सप्रेशन की लेवल होती है वो 0 होती है, इसलिए वो टर्न ऑफ होता है। और जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड जाते हो, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हो, तो अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर लेते हो, अपनी चीजों को टर्न ऑन कर लेते हो। तो उस समय क्या होता है कि आप अपनी चीजों को कर लेते हो, ठीक। जब आप जितनी चीजों को कर लेते हो, जो आपने डिसाइड किया, आपने अपने एम बनाया, गोल बनाया कि आई कैन डू इट और आई कैन अचीव इट। एम तो बहुत लंबा होता है, गोल एक छोटे टाइम का होता है, ठीक। आपने बनाया तो आप उसको फिर कर लेते हो, ठीक। क्या है, तीनों के नाम जो हेल्प करते हैं इंड्यूसर, हाँ। जो रिजल्ट निकालते हैं इंड्यूसिबल जीन, हाँ रिजल्ट आया, इंड्यूसिबल जीन सही है। फिर ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोपोलिमरेज, हाँ ठीक, ठीक है। ये हो गया, हमको ये पता चलेगा ग्राफ के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रिप्रेसिबल सिस्टम। अब एक चीज हमारे तो क्लियर हो गया कि रिप्रेसिबल हम समझ गए हैं शब्द से कि रिप्रेसिबल बात करेगा बेसिकली टर्न ऑफ की बात करेगा, ठीक। लेकिन अब हम देखेंगे टर्न ऑफ की तो बात करेगा, लेकिन ये है क्या, बैक्टीरिया दैट मेटाबॉलिक कैपेसिटी टू सिंथेसाइज मोस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है रिप्रेसिबल में, इंड्यूसिबल एंजाइम में क्या बोली थी, अरे इंड्यूसिबल एंजाइम बेसिकली वो एंजाइम होता है ना कि जो क्या कहते हैं, प्रोडक्ट आता है बाहर, जो प्रोडक्ट निकल के आता है, जैसे कि वो बच्चा था, याद करो उस बच्चे की बात याद करो, बच्चा जीत के आ गया तो रिजल्ट क्या आया था, प्रोडक्ट मतलब रिजल्ट ही समझो, तो रिजल्ट क्या आया था कि बच्चा जीत गया। तो जो प्रोडक्ट आता है निकल के बाहर उसको हम बोलते हैं इंड्यूसिबल एंजाइम, ठीक। जो अपने को एक्सप्रेस करने वाला है, अभी तक वो जा रहा है करने एक्सप्रेस, वो क्या हुआ, इंड्यूसिबल जीन हो गया। जो उसकी हेल्प करेगा उसको क्या बोलेंगे, उसको इंड्यूसर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें रिप्रेसिबल सिस्टम की, तो रिप्रेसिबल सिस्टम में क्या होता है, एक चीज आप याद रखो, अभी आपने क्या देखा कि इंडक्शन के केस में कैटाबॉलिक चल रहा था, ठीक। कैटाबॉलिक अभी सिस्टम चल रहा था, आपने ये देखा। रिप्रेसिबल के सिस्टम में आप क्या देखोगे, मेटाबॉलिक। कैटाबॉलिक ना होके मेटाबॉलिक था। कैटाबॉलिक में हमने क्या देखा था, लैक्टोज की बात चल रही है, ग्लूकोज की बात चल रही है। लेकिन मेटाबॉलिक में क्या बात करेंगे, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की बात लेके चलते हैं, जैसे कि एमिनो एसिड, प्यूरिन, विटामिन, ये सब रिक्वायर्ड होती हैं ग्रोथ के लिए, ठीक है। ये चीजें आपको देखो थोड़ा अलग कर रही हैं, ये आप चीजों को थोड़ा डिफ्रेंशिएट करो। इंड्यूसिबल में हमने क्या देखा, इंड्यूसिबल में हमने देखा कैटाबॉलिक, रिप्रेशन में हमने क्या देखा, मेटाबॉलिक, ठीक। वहां पे क्या था इंड्यूसिबल में, लैक्टोज, ग्लूकोज ये सब चल रहा था। फिर रिप्रेशन में हम क्या देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात करें, जैसे कि प्यूरिन, विटामिन, अमीनो एसिड, इन सब की बात करें, ग्रोथ इनके लिए रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। यहाँ पे कोई लैक्टोज वैक्टोज नहीं आ रहा है, बट लेकिन देयर आर सिंथेसिस ऑफ ओनली वन, ओनली व्हेन दे आर एक्सटर्नली एब्सेंट इन द मीडियम।
यहाँ पे कब ये सिंथेसिस होता है, क्योंकि ये टर्न ऑफ की कंडीशन में रहता है। आपको पता होना चाहिए किसका कंडीशन क्या है, कंडीशन है टर्न ऑफ। तो जब ये टर्न ऑफ की कंडीशन में है तो बेसिकली कब क्या होगा, ये तब अपने को एक्सप्रेस करेगा, ये तब बाहर निकलेगा कि जब वो जो मीडियम है, जिस मीडियम में होगा, क्योंकि हर चीज के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। जब मीडियम एब्सेंट होगा तब वो क्या कहते हैं, ये अपने को एक्सप्रेस करेगा। और इंड्यूसिबल में हमने क्या देखा था, इंडक्शन हमने देखा था कि मीडियम होना चाहिए और वो भी ऑन होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए था। आपने देखा था ना कि आपने ये पढ़ा भी, जस्ट हमने पढ़ा कि इंड्यूसिबल में हमने क्या पढ़ा, इंडक्शन में हमने ये पढ़ा कि जब लैक्टोज कैटा, जो लैक्टोज कैटाबॉलिक था, ठीक है, क्या था आपका जो लैक्टोज वाला था, जब वो क्या कहते हैं अपने का एक्सप्रेस कैसे करेगा, जब उसकी लैक्टोज की चीजें प्रेजेंट होंगी तभी वो अपने का एक्सप्रेस करेगा। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं होता है, इस केस में चीजें एब्सेंट होनी चाहिए। ठीक, एब्सेंट होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि इसमें टर्न ऑफ की कंडीशन चलती है। वहां पे इंडक्शन में प्रेजेंट होना चाहिए, इस वजह से वहां पे टर्न ऑन की कंडीशन चलती है। ठीक, नाउ इकोलाई फूड, इकोलाई जो कोड है, क्योंकि बेसिकली सारा काम किसमें होगा, इकोलाई बैक्टीरिया में चलेगा। ये जो बैक्टीरिया है ना, इसी में सारा काम चलेगा। हाँ ठीक है, तो जो इकोलाई बैक्टीरिया फॉर 5 जीन फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ ट्राइफोफेन। ट्राइफोफेन जो है यहाँ पे क्या होता है कि 5 जीन कोड होते हैं, और किसमें कहते हैं होता है बायोसिंथेसिस, जो बायोसिंथेसिस होता है ट्राइबोफोन में होता है, जो कि क्या करता है, ये ट्राइबोफेन जो होता है इसमें ये अपने इन्वायरमेंट की कंडीशन में, क्योंकि टर्न ऑफ की कंडीशन में चलेगा, तो इसलिए जब ये ऑफ की कंडीशन में होता है तब ये अपने को एक्सप्रेस करता है। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टर्न ऑफ प्रोसेस बोलते हैं। और ये कहते हैं जो टर्न ऑफ प्रोसेस है, इसमें जब जीन अप को हम बोलते हैं रिप्रेशन। ठीक, gene whose expression being turned off in the way it is said to be repressed, and when the expression is turned on it is said to be depressed। देखो रिप्रेशन में क्या होता है कि जब वो अपने को टर्न ऑफ कंडीशन में एक्सप्रेस करेगा तो उसको हम बोलेंगे रिप्रेस। ठीक, अब मानो वो टर्न ऑन हो गया, अब मानो जब वो टर्न ऑन हो जाएगा और वो अपने को एक्सप्रेस कर रहा है, तो अपने को एक्सप्रेस बेसिकली कर नहीं पाएगा। ठीक, और मानो हल्का फुल्का कर भी लिया, क्योंकि वो ना के बराबर करेगा, और कर भी लिया तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम बोलेंगे डिप्रेस। डिप्रेस तब बोलेंगे जब वो ऑन हो जाएगा, रिप्रेस तब बोलेंगे जब वो क्या कहते हैं ऑफ रहेगा। ऑफ रहेगा तो रिप्रेस, ऑन रहेगा तो डिप्रेस। एंजाइम दैट आर अ पार्ट ऑफ एनाबॉलिक बायोसिंथेसिस पाथवे आर फ्रीक्वेंटली रिप्रेसिबल। तो यहाँ पे देखो, अब आप एक चीज याद रखो, रिप्रेशन के फील्ड में आप दो चीज पढ़ रहे हो, एक अभी आपने पढ़ा मेटाबॉलिक, दूसरा आप क्या पढ़े हो एनाबॉलिक। ठीक, ये दो जो मेटाबॉलिक और एनाबॉलिक है, ये कहाँ पे आप पढ़ेंगे, आप ये पढ़ेंगे, ये जो पाथवे है एनाबॉलिक पाथवे है, ये आप पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ रिप्रेशन में। वहीं पे अगर हम इंडक्शन की बात करें, इंड्यूसिबल में, तो हम वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे, कैटाबॉलिक। ठीक, सिर्फ कैटाबॉलिक पढ़ेंगे। लेकिन एनाबॉलिक जो केस है वहां कहाँ पे जाएगा, हमारा रिप्रेशन में जाएगा। तो ये चीज आपको बेसिकली क्लियर होना चाहिए। ये जो चीजें अगर आपको अभी से बेस क्लियर रहेगा तो ऐसा नहीं है कि इतने के बाद ही खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इसमें बहुत सारी अभी चीजें एक्सप्रेस होंगी, जो आपको पता रहेगा तभी आप उसको आगे क्या करोगे, अडॉप्ट कर पाओगे। ठीक है, क्या फिर से देखो, बेसिकली हमने क्या पढ़ा कि रिप्रेशन के केस में, हमने रिप्रेशन में जो हम अभी रिप्रेशन हमारा चल रहा है, रिप्रेसिबल जो चल रहा है, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि इसमें कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक हम पढ़ रहे हैं, और इसमें कौन सा पाथवे यूज होता है, तो एनाबॉलिक पाथवे चलेगा। लेकिन जो क्या कहते हैं, अगर हम इंडक्शन के केस की बात करेंगे तो इंडक्शन के केस में सिर्फ कौन सा पाथवे चलेगा, कैटाबॉलिक पाथवे चलेगा। इंडक्शन अपने को तभी शो करेगा जब वो टर्न ऑफ रहेगा, रिप्रेशन अपने को तब शो करेगा जब वो टर्न ऑन रहेगा, सॉरी टर्न ऑफ रहेगा। ठीक, टर्न ऑन के केस किस में चलेगा, इंडक्शन में चलेगा, टर्न ऑफ का केस रिप्रेशन में चलेगा। रिप्रेशन मानो अगर टर्न ऑन हो गया और अपने को एक्सप्रेस कर रहा है तो डी रिप्रेशन कराएगा, क्या कराएगा वो, डी रिप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसका ग्राफ देखो,
इसका ग्राफ आप देखोगे तो इसका ग्राफ आप ये देखो, जैसे कि ये जस्ट किसका अपोजिट है, ये इंडक्शन का अपोजिट है। इसके ग्राफ में आप ये देखोगे कि समझो वही चीजें पूरा समझो, ठीक है, बस एंजाइम जो है ट्राइफोनेट एंजाइम थे तो वही एंजाइम यूज हो गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये मिनट नीचे वाला क्या कर रहा है, मिनट शो कर रहा है, और ऊपर वाला क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी शो कर रहा है, यही पीछे पीछे में हमने एक हम डायग्राम बना, एक ग्राफ बना देते हैं। समझो ये जो ग्राफ है, पीछे के ग्राफ में हमने देखा तो इस तरह से ऐसे करके ऊपर गया था, ठीक है, इंडक्शन हमने ये ग्राफ देखा था। लेकिन रिप्रेशन में आप क्या देखोगे कि ऊपर से नीचे आ रहा है। अब स्वाभाविक सी बात है, अगर आपके एनर्जेटिक लेवल ज्यादा है तो कैसे होगा, जैसे आप काम करना शुरू करो, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा है तो आप लगातार करते रहोगे, इसलिए आप ऊपर की तरफ लगातार चल रहा है आपकी तरफ। लेकिन जैसे आपकी एनर्जी लेवल धीरे लगेगी तो आपका काम क्या हो रहा है, काम ये धीरे होने लग रहा है, ठीक, कि एकदम डीम हो जाएगा। तो सेम उसी तरह रिप्रेशन में क्या होगा, टर्न ऑफ रहेगा तो उसकी जो कहते हैं जो रेट है, जो ग्राफ है नीचे की तरफ हो जाएगा। और इंडक्शन में क्या होगा कि ग्राफ जो है ऊपर की तरफ हो जाएगा, ठीक।